नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का श्रृंखला लेकर आए हैं, जो केमिस्ट्री के ये जो भी प्रश्न होंगे वो अति महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर दिया गया है कि सम, यहाँ पर दे रहा है कि सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2009 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि समपराशरी, ठीक है, समपराशरी विलयन क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है, बताना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे विलयन जिसके प्रासरण दाब समान, क्या कर रहा है, समान ताप पर समान हो। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसके प्रासरण दाब जो हो वो समान ताप पर समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, बस इतना अगर आप दे देते हैं तो आपका ये आंसर हो जाता है। और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे दो पराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कराए प्रासरण नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लिख देंगे, बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लिखने का प्रयास करेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2010 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि प्रासरण, ठीक है, तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। ठीक है, यानी अंतर आपको स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके आंसर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आंसर में लिखेंगे प्रासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर। ठीक, अंतर में क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर देख रहे हैं कि दो यहाँ पर कॉलम बना देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक में लिख देंगे प्रासरण क्रिया और दूसरे में लिख देंगे विसरण क्रिया। ठीक है, जहाँ पर पहला देख पा रहे हैं इसमें अंतर दोनों में, तो प्रासरण में हम लिखेंगे कि प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी प्रासरण में क्या होगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य रहता है। ठीक है, अब विसरण में देखते हैं, तो विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब एक तैयार करेंगे, दूसरा आपका ऑटोमेटिक उसके विपरीत कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात कि प्रासरण में अर्धपारगम्य जो झिल्ली है उसका होना अनिवार्य है और विसरण में अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला क्या है, अगला जो आपका है यहाँ प्रासरण में विलयन कह रहा है कि प्रासरण में विलायक के कण जो है केवल एक दिशा में विस्तृत होते हैं। ठीक है, यानी जो प्रासरण में विलायक के कण होते हैं वो क्या है, होते हैं तो एक दिशा में विस्तृत होते हैं। ठीक है, फैलते हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि विलायक के दोनों, ये जो विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के जो कण होते हैं वो प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आपको बताना है। दिमाग में बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला रखना है और सेकंड वाला उसके मतलब ही थ्रू आपको बना लेना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर इसमें अंतर दिखाना है, तो तीसरा नंबर क्या है, प्रासरण में विलायक के कण कह रहा है कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। ठीक है, यानी प्रासरण में क्या होता है, तो विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। और विसरण में क्या होता है, तो विसरण में जो विलेय के कण होते हैं अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता देंगे, आपका क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक अगला यहाँ पर देख पा रहे चौथा है, चौथा में क्या है, प्रासरण क्रिया केवल द्रव कह रहा है कि अवस्था में होती है। और ये विसरण क्रिया की बात करें तो विसरण क्रिया में क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए, ऊपर कर देना है। ठीक है, जहाँ विसरण क्रिया की बात किया जाए तो विसरण क्रिया देखिए ध्यान से, विसरण क्रिया ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है, इस तरह से आप बता देंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ 14 में, 17 में, 19 में, तीनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, कह रहा है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि विशिष्ट चालक, समझ रहे ना, कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक को विशिष्ट चालकता, समझ रहे, कहते हैं। ठीक है, चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। कह रहा है इसे ग्रीक अक्षर कप्पा
इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अर्थात कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। कप्पा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, रो। राइट, क्या कह सकते हैं आप, सिंपली सी बात कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। राइट, अब इसकी मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या यहाँ पर देख पा रहे संकेत में लिखा गया है। राइट, बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, क्लियरली। अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत ही धुआंधार प्रश्न है। देख रहे हैं यहाँ पर 15, 16, 17, 18 और 20 लगातार पूछा गया है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलर हाउस। ठीक है, कोलर हाउस का नियम क्या है, ये आपसे नियम पूछा जा रहा है, बार बार आता है बोर्ड में, हर एक बार आता है। ठीक है, इसलिए इसको बिना ध्यान दिए नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देख कर ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा आप। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, कोई भी नियम हो तो आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार, समझ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, बस अगर इतना आप लिख दे रहे हैं तो आपका क्लियरली 1 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो लगभग सत्य होगा। सीधी सी बात है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनता, ठीक है, पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, तो ठीक है, इतना अगर आप लिख दे रहे हैं पूरा तो आपको 1 मार्क कोई नहीं रोक सकता, आपका मिलेगा ही। ठीक है, तो बस कुलराउस के नियम आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। देखिए 14 में और 18 में पूछा जा चुका है, यानी विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा आपको क्या करना है, समझाना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे कि लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, लोहे को पॉलिश कर दिया जाता है, यानी पेंट कर दिया जाता है ताकि उसको जंग ना लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेपन किया जाता है इसीलिए। ठीक, अब इसका उदाहरण दे रहा है कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। ठीक, लोहे से कम होने की वजह से क्या करेगा, ये जल्दी वो क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला नंबर प्रश्न। तो अब अगला नंबर प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर दिया जा रहा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। देखिए ये 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, 11 में भी पूछा गया है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद, अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ दोनों का हम डिफिनीशन दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक विलयन क्या है पहले देखते हैं। यह एक समांग तंत्र है, कह रहा है, जिसमें विलयन तथा जागृत विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है इन कणों का व्यास 10⁻⁻1 जो भी है देख ले रहे हैं, ये माइनस के 7। ठीक है, 10⁻⁻ के कितना है, 7 सेमी से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, यानी जो आपका वास्तविक विलयन होता है उसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उसके कणों के व्यास जो होते हैं वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। उसको हम नग्न आँख यानी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। नग्न आँख की तो बात ही छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो अब आते हैं हम यहाँ पर अगले, मतलब यहाँ पर देख पा रहे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है इसके बारे में देखते हैं। देख पा रहे हैं कि यह एक कह रहा है कि विषमांग तंत्र है। कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कण का व्यास 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 10⁻⁻7 क्या होते हैं, सेमी होता है। और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेमी होता है, जिन्हें अति सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको मतलब देख सकते हैं, अर्थात दोनों में अंतर आपको विशेषतर बता रहा है। तो वास्तविक विलयन को आप नहीं देख सकते हैं और कोलाइडी विलयन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसके माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। राइट, बिल्कुल इस तरह से आप बता लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला नंबर प्रश्न आपका आ गया, जहाँ पर प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ दे रहा है प्रश्न कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में कौन अधिक अस्थायी
है। दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, इन दोनों में अंतर आपको बताना है, ठीक, दोनों विलयनों में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही सिंपली तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण गोंद है, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं जिलेटिन है आदि, ठीक है। ये क्या है, तो द्रव स्नेही के उदाहरण हैं। फिर आगे कह रहा है कि द्रव विरोधी कोलाइड फेरिक ऑक्साइड या फिर OH थ्राइस साल आदि ये होता है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सीरीज की श्रृंखला में बस इतना ही। आज के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।